Urdu writer called Saadat Hasan Manto, who's my favorite. Manto also used to work with All India Radio somewhere in 1940s before we got our independence. तो मंटो के साथ साथ वहां पर उर्दू के उसके जो समकालीन राइटर हुआ करते थे, 4 और बड़े नाम थे। एक था कृष्ण चंद्र, एक था राजेंद्र सिंह बेदी, और एक था रूपेंद्रनाथ अश्क। Ismat Chughtai also was his contemporary, but she was not in All India Radio. कृष्ण चंद्र जो थे वो ड्रामा डिपार्टमेंट के इंचार्ज थे, रेडियो ड्रामा के। तो एवरी मॉर्निंग मंटो यूज्ड टू रीच द ऑफिस एंड आस्क कृष्ण चंद्र कि भैया बताओ आज किस टॉपिक पे लिखा जाए। एंड उनको जो भी एक शब्द जो भी दिया जाता था उस पर उस दिन का पूरा प्ले लिखकर देकर चले जाते थे। तो मैं ये जो प्रॉम्प्ट आपका शुरू कर रहा हूं अपने परफॉर्मेंस के साथ, वो उनकी बहुत अच्छी कहानियों में शायद नहीं शामिल हो, बट फिर भी अच्छी कहानियों में शामिल होता है। बट ये मैंने इसलिए चुना है क्योंकि ये उनके दोस्तों का चैलेंज था। शॉर्ट स्टोरीज में वो चैलेंजेस नहीं लिया करते थे ऐसे प्रॉम्प्ट के, बट के उनके दोस्तों ने उनको चैलेंज किया कि अगर तुम लिख सकते हो तो यहां सामने बैठे बैठे हम तुमको एक शब्द देते हैं, उस पर लिखकर बताओ। उनको शब्द दिया गया आंखें, आईज, वन वर्ड। What he wrote, I'm going to read it next. Listen to it. It is in Urdu. Wherever I will feel, see उर्दू का प्रॉब्लम क्या है, जब तक समझ में आता है वो हिंदी लगती है, जब वो समझ में नहीं आने लगती है तो आपको लगता है उर्दू हो गया है। तो मैं कोशिश ये करूंगा कि जहां भी उर्दू का कोई बहुत बड़ा लफ्ज आ रहा होगा उसको या तो मैं हिंदी कर दूंगा या इंग्लिश कर दूंगा, ताकि आपको समझने में मुश्किल ना हो। अग्री? आंखें, उसके सारे जिस्म में मुझे उसकी आंखें बहुत पसंद थी। ये आंखें बिल्कुल ऐसी ही थी जैसे अंधेरी रात में मोटर की हेडलाइट्स, जिनको आदमी सबसे पहले देखता है। आप ये ना समझिएगा कि वो बहुत खूबसूरत आंखें थी, हरगिज नहीं। मैं खूबसूरती और बदसूरती में फर्क नहीं कर सकता हूं, लेकिन माफ कीजिएगा उन आंखों के मामले में सिर्फ इतना ही कह सकता हूं कि वो खूबसूरत नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद उनमें बेपनाह कशिश थी। मेरी और उन आंखों की मुलाकात एक अस्पताल में हुई। मैं उस अस्पताल का नाम आपको बताना नहीं चाहता, इसलिए कि इससे मेरे इस अफसाने पर कोई असर नहीं पड़ेगा। बस आप ये समझ लीजिए कि एक अस्पताल था जिसमें मेरा एक रिश्तेदार ऑपरेशन कराने के बाद अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें ले रहा था। यूं तो मैं तीमारदारी का कायल नहीं, मरीजों के पास जाकर उनको दम दिलासा देना भी मुझे नहीं आता, लेकिन अपनी बीवी के बार बार कहने पर मुझे जाना पड़ा कि मैं अपने मरने वाले रिश्तेदार को जाकर अपनी मोहब्बत का सबूत दे सकूं। सच मानिए मुझे बहुत तकलीफ हो रही थी। अस्पताल के नाम से ही मुझे नफरत है, मालूम नहीं क्यों। शायद इसलिए कि एक बार बंबई में मुझे अपनी बूढ़ी पड़ोसन को, जिसकी कलाई में मोच आ गई थी, मुझे जेजे अस्पताल में ले जाना पड़ा था। वहां कैजुअलिटी डिपार्टमेंट में मुझे कम से कम 2.5 घंटे इंतजार करना पड़ा। वहां मैं जिस आदमी से भी मिला वो लोहे की तरह ठंडा और बेहिस था। हाँ, मैं उन आंखों का जिक्र कर रहा था।
पसंद का मामला सब्जेक्टिव होता है। बहुत मुमकिन है अगर आप ही आंखें देखते तो आपके दिलो दिमाग में कोई रिएक्शन होता ही नहीं। यह भी मुमकिन है कि आप उनसे अगर उनके बारे में यह भी मुमकिन है कि आपसे अगर उनके बारे में राय मांगी जाती तो आप कह देते निहायत वाहियात आंखें हैं, इससे बुरी आंखें मैंने नहीं देखी। लेकिन जब मैंने उस लड़की को देखा तो सबसे पहले मुझे उसकी आंखों ने अपनी तरफ मुतवज्जो किया था। वो बुर्का पहने हुए थी मगर नकाब उठा हुआ था, उसके हाथ में दवा की बोतल थी और वो जनरल वार्ड के बरामदे में एक छोटे से लड़के के साथ चली आ रही थी। मैंने उसकी तरफ देखा तो उसकी आंखों में जो मैंने उसकी तरफ देखा तो उसकी आंखों में जो बड़ी थी, न छोटी थी, काली थी, न भूरी थी, नीली थी, न हरी थी, एक अजीब किस्म की चमक पैदा हुई। मेरे कदम रुक गए, वो भी ठहर गई। उसने अपने साथी लड़के का हाथ पकड़ा और बौखलाई हुई आवाज में कहा, अरे तुझसे चला नहीं जाता? लड़के ने अपनी कलाई छुड़ाई और तेजी से कहा, चल तो रहा हूं, अंधी है तू? मैंने ये सुना तो उस लड़की की आंखों की तरफ दोबारा देखा। उसके सारे वजूद में सिर्फ उसकी आंखें ही थी जो मुझे पसंद आई थी। मैं आगे बढ़ा और उसके पास पहुंच गया। उसने मुझे पलके न झपकने वाली आंखों से देखा और पूछा, एक्सरे कहां लिया जाता है? इत्तेफाक की बात है कि उन दिनों एक्सरे डिपार्टमेंट में मेरा एक दोस्त काम कर रहा था और मैं उसी से मिलने के लिए आया था। मैंने उस लड़की से कहा, आओ मैं तुम्हें वहां ले चलता हूं, मैं भी उधर ही जा रहा हूं। लड़की ने अपने साथी लड़के का हाथ पकड़ा और मेरे साथ चल पड़ी। मैंने डॉक्टर सादिक के बारे में पूछा तो मालूम हुआ कि वो एक्सरे डिपार्टमेंट में हैं और इस वक्त मसरूफ हैं। दरवाजा बंद था और बाहर मरीजों की भीड़ लगी थी। मैंने दरवाजा खटखटाया, अंदर से तेज आवाज आई, कौन है? दरवाजा मत ठोको। लेकिन मैंने फिर दस्तक दी, दरवाजा खुला और डॉक्टर सादिक मुझे गाली देते देते रह गया। तुम हो? हाँ भाई, मैं तुमसे मिलने आया था। दफ्तर में गया तो मालूम हुआ तुम इधर हो। आ जाओ, अंदर आ जाओ। मैंने लड़की की तरफ देखा और उससे कहा, आओ, लेकिन लड़के को बाहर ही रहने दो। डॉक्टर सादिक ने धीरे से मुझसे पूछा, कौन है ये? मैंने जवाब दिया, मालूम नहीं कौन है। एक्सरे डिपार्टमेंट के बारे में पूछ रही थी। मैंने कहा, चलो मैं लिए चलता हूं। डॉक्टर सादिक ने दरवाजा खोल दिया और लड़की अंदर दाखिल हो गई। 4-5 मरीज वहां थे। डॉक्टर सादिक ने जल्दी जल्दी उनकी स्क्रीनिंग की और उन्हें रुखसत किया। उसके बाद कमरे में सिर्फ हम दो रह गए, मैं और लड़की। डॉक्टर सादिक ने मुझसे पूछा, इन्हें क्या बीमारी है? मैंने उस लड़की से पूछा, क्या बीमारी है तुम्हें? एक्सरे के लिए तुमसे किस डॉक्टर ने कहा है? अंधेरे कमरे में लड़की ने मेरी तरफ देखा और जवाब दिया, मुझे मालूम नहीं क्या बीमारी है। हमारे मोहल्ले में एक डॉक्टर है, उसने कहा था एक्सरे ले लो। डॉक्टर सादिक ने उससे कहा कि मशीन की उस तरफ जाए। वो आगे बढ़ी तो बड़े जोर के साथ उसे टकरा गई। डॉक्टर ने तेज लहजे में उसे कहा, क्या तुम्हें सुझाई नहीं देता? लड़की खामोश रही। डॉक्टर ने उसका बुर्का उतारा और स्क्रीन के पीछे खड़ा कर दिया। फिर उसने एक स्विच ऑन किया। मैंने शीशे में देखा तो मुझे उसकी पसलियां नजर आई। पसलियां समझते हैं ना आप लोग? क्या कहते हैं उसको? जैसिका, व्हाट इज इट कॉल्ड इन इंग्लिश? रिब्स या उसकी पसलियां नजर आई। उसका दिल भी एक कोने में काले से धब्बे की सूरत में धड़क रहा था।
डॉक्टर सादिक 5-6 मिनट तक उसकी पसलियों और हड्डियों को देखता रहा। उसके बाद उसने स्विच ऑफ कर दिया और रोशनी करके मुझसे कहा, छाती बिल्कुल साफ है। लड़की ने मालूम नहीं क्या समझा कि अपनी छातियों पर जो काफी बड़ी बड़ी थी, उसने जल्दी से दुपट्टे को ठीक किया और बुर्का ढूंढने लगी। बुर्का एक कोने में मेज पर पड़ा था। मैंने बढ़कर उसे उठाया, उसके हवाले कर दिया। डॉक्टर सादिक ने रिपोर्ट लिखी, उसे पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? लड़की ने बुर्का ओढ़ते हुए जवाब दिया, जी मेरा नाम हनीफा है। हनीफा। डॉक्टर सादिक ने उसका नाम पर्ची पर लिखा, उसको दे दी। जाओ, ये अपने डॉक्टर को दिखा देना। लड़की ने पर्ची ली और कमीज के अंदर अपनी अंगिया में अड़स ली। जब वो बाहर निकली तो मैं गैर इरादी तौर पर उसके पीछे पीछे था, लेकिन मुझे इसका पूरी तरह एहसास था कि डॉक्टर सादिक ने मुझे शक की नजरों से देखा था। उसे जहां तक मैं समझता हूं, इस बात का यकीन था कि इस लड़की से मेरा कोई ताल्लुक है। हालांकि जैसा आप सब जानते हैं, ऐसा कोई मामला नहीं, सिवाय इसके कि मुझे उसकी आंखें पसंद आ गई थी। मैं उसके पीछे पीछे था। उसने अपने साथी लड़के की उंगली पकड़ी हुई थी। जब वो तांगों के अड्डे पर पहुंची तो द स्टोरी इज इन द बैकग्राउंड ऑफ 1940s when there used to be tongas. जब वो तांगों के अड्डे पर पहुंची तो हनीफा ने पूछा, जब वो तांगों के अड्डे पर पहुंचे तो मैंने हनीफा से पूछा, तुम्हें कहाँ जाना है? उसने गली का नाम लिया तो मैंने उसे छूट मूट कहा, मुझे भी उधर ही जाना है, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूंगा। मैंने जब उसका हाथ पकड़कर तांगे में बिठाया तो मुझे यूं महसूस हुआ कि मेरी आंखें एक्सरेज का शीशा बन गई हैं। मुझे उसका कोई गोश्त पोस्ट दिखाई नहीं देता, सिर्फ ढांचा नजर आता है, हड्डियों का ढांचा, पसलियों का ढांचा। लेकिन उसकी आंखें बिल्कुल साबित और सालिम थी और उनमें बेपनाह कशिश थी। मेरा जी चाहता था कि उसके साथ बैठूं, लेकिन ये सोच करके कोई देख लेगा, मैंने उसका साथी लड़के को उसके साथ बिठा दिया और आप अगली सीट पर बैठ गया। तांगा चला तो हनीफा मुझसे पूछने लगी, तुम कौन हो? मैं सादत हसन मंटो। मंटो? ये मंटो क्या हुआ? अरे कश्मीरियों की एक जात है, हम भी कश्मीरी हैं। अच्छा, हम किंग आए हैं। मैंने मुड़कर उससे कहा, यह तो बहुत ऊंची जात है। मुस्कुराई और उसकी आंखें और ज्यादा पुरकशिश हो गई। मैंने अपनी जिंदगी में बेशुमार खूबसूरत आंखें देखी थी, लेकिन वो आंखें जो हनीफा के चेहरे पर थी बेहद पुरकशिश थी। मालूम नहीं उनमें क्या चीज थी जो कशिश का बायस थी। मैं इससे पहले अर्ज कर चुका हूं कि वो बिल्कुल खूबसूरत नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद मेरे दिल में बस गई थी। मैंने हिम्मत से काम लिया और उसके बालों की एक लट जो उसके माथे पर लटक कर उसकी एक आंख को ढांप रही थी, उंगली से उठाया और उसके सर पर चश्मा कर दी। उसने बुरा ना माना। मैंने और हिम्मत की और उसका हाथ अपने हाथ में ले लिया। इस पर भी उसने कोई एतराज न किया और अपने साथी लड़के से कहा, तुम मेरा हाथ क्यों दबा रहे हो? मैंने फौरन उसका हाथ छोड़ दिया और लड़के से पूछा, तुम्हारा मकान कहाँ है? लड़के ने हाथ का इशारा किया, उस बाजार में। तांगे ने उधर का रुख किया। बाजार में बहुत भीड़ थी, ट्रैफिक भी बहुत ज्यादा था। तांगा रुक रुक कर चल रहा था। सड़क में चूंकि गड्ढे थे, इसलिए बड़े जोर के धचके लग रहे थे। बार बार उसका सर मेरे कांधों से टकराता था और मेरा जी चाहता था कि उसे अपनी गोद में बिठा लूं और उसकी आंखों को देखता रहूं। थोड़ी देर के बाद उनका घर आ गया। लड़के ने तांगे वाले से रुकने के लिए कहा। जब तांगा रुका तो वो नीचे उतरा। हनीफा बैठी रही। मैंने उससे कहा, तुम्हारा घर आ गया है। हनीफा ने मुड़कर मेरी तरफ
अजीबो गरीब आंखों से देखा, बदरू कहाँ है। मैंने उससे पूछा कौन बदरू? वो लड़का जो मेरे साथ था। मैंने लड़के की तरफ देखा जो तांगे के पास ही खड़ा था। ये खड़ा तो है। अच्छा। ये कहकर उसने बदरू से कहा, बदरू मुझे उतार तो दो। बदरू ने उसका हाथ पकड़ा और बड़ी मुश्किल से नीचे उतारा। मुझे बड़ी हैरत हो रही थी। पिछली सीट पर जाते हुए मैंने उस लड़के से पूछा, क्या बात है, ये खुद क्यों नहीं उतर सकती? बदरू ने जवाब दिया, नहीं उतर सकती क्योंकि इनकी आंखें खराब हैं, ये देख ही नहीं सकती।